पिछले वाले लेक्चर में अल्केलिनिटी के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। अल्केलिनिटी कैसे थी, CO2 जो हमारा था उसमें जब H2O मिला तो बना H2CO3। फिर ये फर्दर H2CO3 जो है ना ब्रेक डाउन होता चला गया। तो जब ये ब्रेक डाउन होता चला गया तो हमें तीन चीजें वहां पे मिली थी। एक हमें मिला था OH नेगेटिव, एक हमें मिला था CO3 नेगेटिव, एक हमें मिला था HCO3 नेगेटिव। ठीक है, ये सब चीजें हमें मिली थी। जो सीक्वेंस था यानी कि पहले क्या चीज मिली थी, तो पहले अगर तुम लोग को जानो तो मिला था HCO3 नेगेटिव, देन CO3 नेगेटिव एंड देन OH नेगेटिव, सबसे लास्ट में OH नेगेटिव। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सीक्वेंस था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है ना, हम किसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, वो जो हमारे पास में अल्केलिनिटी है उसी को हम क्या कर रहे हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग एल्केलिनिटी का पता करेंगे कि यहाँ पे एल्केलिनिटी है कितनी। एल्केलिनिटी से मेरा मतलब है हम यहाँ पे ना, अब एक चीज समझो, डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे कौन सी एल्केलिनिटी हमारे पास में होगी। लाइक HCO3 नेगेटिव कब होगा, CO3 नेगेटिव कब होगा, OH नेगेटिव कब होगा। तो ये चीज अब हम यहाँ पे पता करेंगे। तो टोटल एल्केलिनिटी हम एक तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम एक चीज ये देखेंगे कि भैया टोटल एल्केलिनिटी यानी कि सारी की सारी एल्केलिनिटी क्या हमारी अभी प्रेजेंट में HCO3 नेगेटिव है, या टोटल एल्केलिनिटी हमारी OH नेगेटिव है, या फिर हमारा कोई मिक्सचर है यानी कि ये तीनों ही एक साथ हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अब जो है ये कैलकुलेशंस करेंगे। अब टोटल एल्केलिनिटी का मतलब क्या है, यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि OH नेगेटिव मेरी टोटल एल्केलिनिटी, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि बाकी जितनी भी चीजें हैं OH नेगेटिव को छोड़ करके, लाइक CO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, ये दोनों प्रेजेंट नहीं है वहां पे। इसका मतलब ये है। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं HCO3 नेगेटिव की, कि टोटल एल्केलिनिटी मेरी HCO3 नेगेटिव है, मैं ये कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो बाकी चीजें हैं लाइक CO3 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, ये दोनों वहां पे प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये है। और ये प्रेजेंट कैसे नहीं होंगी वो देखो। ये तुम्हारे पास एक मैंने ना सैंपल लिया, इसके अंदर तुम्हारा वाटर सैंपल यहाँ पे है ये रहा। ठीक है, ये वाटर सैंपल है। अब जब तुम लोग ऊपर से एसिड डाल रहे हो, हमने क्या किया था लास्ट वाले लेक्चर में, टाइट्रेशन किया था ना। अब ऊपर से एसिड की ड्रॉप्स गिर यस रही सर, हैं। पिपेट से आएगा ब्यूरेट में। हाँ, तो ये एसिड की जो ड्रॉप्स हैं ये गिर रही हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है, इन एसिड के ड्रॉप्स की वजह से ये जो एल्केलिनिटी है ये कम हो रही है, और थोड़ा सा एसिड, ये एसिडिक हो रहा है, फिर कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज हो रहा है। पहले न्यूट्रलाइज होगा देन एसिडिक हो जाएगा। तो डिफरेंट एसिड पे, मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एसिड जो हम डाल चुके हैं, वहां पे क्या होता है कि इसके अंदर ये जो तीनों चीजें, कैलकुलेटेड इन नॉर्मेलिटी। हाँ एक सेकेंड मैं बोल लूं, ये जो तीनों चीजें हैं इनमें से एक एक करके खत्म होती चली जाएंगी। डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे तीनों में से कोई ना कोई चीज जो है खत्म होती चली जाएगी। तो मतलब इनका न्यूट्रलाइज होने का पीएच जो है वो डिफरेंट है। ये बात समझ में आ रही होगी सभी को कि भैया HCO3 नेगेटिव डिफरेंट पीएच पे होगा, ऐसे CO3 नेगेटिव डिफरेंट पीएच पे होगा, और OH नेगेटिव उसी तरीके से डिफरेंट पीएच पे जाके न्यूट्रलाइज होगा। यहाँ तक आई गेस सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, देखो ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है तुम लोगों के सामने, ये है अब यहाँ पे OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन आयन है तुम्हारा। तो H2O बना, ऐसी HCO3 नेगेटिव बना, फिर H2CO3 नेगेटिव जो है वो बन गया। तो ये रिएक्शन है जब हम इसमें क्या डालते हैं, एसिड डालते चले जाते हैं। अभी देखो, तो यहाँ पे पहला है हमारे पास में ड्यूरिंग टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के टाइम पे जो CO3 नेगेटिव का HCO3 नेगेटिव में कन्वर्जन हो रहा है वो होता है 8.3 पीएच पे जाकर के। ठीक है, वो कितने पीएच पे जाके कंप्लीट होता है, 8.3 पीएच पे जाकर के कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, बट रिजल्टेंट HCO3 नेगेटिव ऑल्सो रिक्वायर एसिड। अब हो क्या रहा है समझो जरा, CO3 नेगेटिव ये रहा यहाँ पे, इसमें मैंने एसिड डाला तो मुझे क्या मिला, HCO3 नेगेटिव मुझे जो है मिल गया। ठीक, अब हो ये रहा है कि ये वाला जो HCO3 नेगेटिव है, इसका कहने का मतलब ये जो यहाँ पे ये कह रहा है ना, इसके बारे में मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि CO3 नेगेटिव जो है HCO3 नेगेटिव हो जाता है कितने पीएच पे जाकर के, 8.3 पीएच पे जाकर के हो जाता है। अब जरा समझो, तो ये यहाँ पे CO3 नेगेटिव जो था, इसमें मैंने एसिड डाला और ये क्या बन गया है, HCO3 नेगेटिव बन गया है। ये हमने बनाया यहाँ पे।
लेकिन ये जो नीचे वाला है ये ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये ऑलरेडी प्रेजेंट था वाटर सैंपल में, ठीक? तो हम क्या कर रहे हैं समझो, एक-एक चीज़ को यहाँ पे न्यूट्रलाइज़ करते हुए चल रहे हैं। OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज़ किया, CO3 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं, HCO3 नेगेटिव को भी न्यूट्रलाइज़ करेंगे। तो हुआ क्या, जब हम CO3 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज़ कर रहे थे, HCO3 नेगेटिव बना रहे थे, तो वो कंप्लीट होता है 8.3 पीएच पे, ठीक? लेकिन हमने ये देखा कि भैया यहाँ पे HCO3 नेगेटिव जो एक ऑलरेडी प्रेजेंट है ना? वो भी तो एसिड लेगा और ऐसे ये जो अब बन चुका है, ये भी एसिड लेगा। तो होता क्या है, हम ये यहाँ पे कह रहे हैं एक तरीके से समझो कि जो मेरे पास में एक CO3 नेगेटिव है, इसके लिए मेरे पास में 2 HCO3 नेगेटिव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है हेंस हाफ ऑफ CO3 नेगेटिव इज कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रलाइज्ड अप टू pH 8.3, इसलिए कहा गया क्योंकि एक CO3 नेगेटिव है, उसके लिए 2 HCO3 नेगेटिव हो रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे कह दिया कि भैया हाफ CO3 नेगेटिव ही न्यूट्रलाइज होगा और वो हमें क्या देगा, 1 HCO3 नेगेटिव दे देगा। ये चीज हम यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक? यहाँ तक आई गेस सभी को समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा कि 8.3 पीएच तक हमारा कौन न्यूट्रलाइज हो जाता है, जस्ट अभी भी मैंने बताया था कि हमारा CO3 नेगेटिव जो है HCO3 नेगेटिव में हो जाता है, लेकिन वो हाफ हो जाता है। तो देखो OH नेगेटिव प्लस हाफ CO3 नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो चुका है कितने पीएच तक, 8.3 पीएच तक। अब ये हो क्या रहा है, थोड़ा सा हो सके तुम लोग कंफ्यूजन हो जाए तो समझो जरा। ये रहा मेरा यहाँ पे एक तरीके से वेसल जो भी है, इस वेसल के अंदर यहाँ पे मेरा वाटर सैंपल है और ये वाटर सैंपल अभी एल्कलाइन है, वाटर सैंपल एल्कलाइन है। एल्कलाइन होने का मतलब जो उसका पीएच है वो ग्रेटर देन 7 है, 14 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम ऊपर से एसिड के ड्रॉप्स गिरा रहे हैं ना थ्रू द टाइट्रेशन, ये एसिड यहाँ पे गिर रहा है, तो ये जो पीएच है 14 से, देखो पीएच कैसे होता है भैया, 14, 13, 12, 11, तो इस तरीके से करके यहाँ पे आ जाएगा, फिर कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा क्या, 8.3, नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज 8.3 हो गया, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हो जाता है 4.5, देन ऐसे ऐसे करके हमारे पास में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है अभी समझो, जैसे जैसे हम एसिड गिरा रहे हैं ऊपर से, तो ये जो पीएच है ये कम होता चला जाता है ना? अब हो क्या रहा है कि हम जो है यहाँ पे 8.3 पीएच तक पहुंच जाएंगे, तब हमारा क्या क्या न्यूट्रलाइज होगा, OH नेगेटिव और CO3 नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हाफ जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब हमें और एसिड डालना पड़ेगा, ठीक है? कितना एसिड डालेंगे ताकि पीएच 4.5 हो जाए, 4.5 पीएच तक फिर हमारा ये जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, बाकी का जो बच जाता है लाइक HCO3 नेगेटिव और हाफ CO3 नेगेटिव बच जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सर ठीक है, आपने जो वो फ्लोराइड का लिमिट बताया था ना, दैट इट शुड नॉट एक्सीड 1 मिलीग्राम पर लीटर, वो एक एग्जाम में आया था। ठीक है। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे दो चीजों को अंडरस्टूड किया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। मैं इसके बारे में तुम लोगों को बता दूं, प्री का एग्जाम जब तुम लोग देने जाओगे ना, तो यहाँ से 100% क्वेश्चन आ रहा है, 100%, और वो अभी मैं दिखा दूंगा क्या क्वेश्चन आता है। लेकिन इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, गलत कर देते हैं, रटते हैं और फिर भी गलत कर देते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसको इसीलिए बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे एक ट्रिक भी बताऊंगा, फिर इसके आए हुए क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, ठीक? सर इसमें बस दो ही क्वेश्चंस पूछता है, ये एल्कलिनिटी वाला ये इससे हाँ पूछता है, और एक और वो कॉलीफॉर्म टेस्ट ऑफ बैक्टीरिया वो भी पूछता है, वो बहुत पूछता है, बस वही पूछता है वो। अभी आगे आएगा वो कॉलीफॉर्म वाला। वो प्रिजम्पटिव टेस्ट और वो सब, हाँ, मतलब बहुत पूछता है वो। अभी आगे आएगा वो। चलो, तो अब यहाँ पे इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो 8.3 पीएच पे आप पहुंच चुके हो, लेकिन होता क्या, मैं अब आप लोगों को बताऊं, आपको ना इंडिकेटर्स यूज करने हैं। क्यों इंडिकेटर्स यूज करने हैं? ताकि आप लोग पहचान सको, क्या पहचान सको कि अब हमारा पीएच जो है लगभग क्या चल रहा है। तो उसके लिए जो हमारे पास में इंडिकेटर्स हैं, वो दो इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं। 8.3 पीएच के लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं फिनोल्फिथिलीन। फिनोल्फिथिलीन कैसा होता है कि जब अल्कलाइन होता है तब उसका कलर पिंक होता है, और जैसे ही एसिडिक हो जाता है एनवायरनमेंट वो फिनोक्सिलीन, कलरलेस। रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तुम मेरी पहले इंग्लिश सही कर लो, ठीक है? मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट की क्लास दे रहा हूँ, इंग्लिश की नहीं। यहाँ पे
क्या करता मैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन है मैं इसको पी से बोल दूंगा अब से, तुम लोग अपने अकॉर्डिंगली इसको प्रोनाउंस कर लेना। तो एल्कली सॉल्यूशन जब होता है तो पिंक होता है कलर, और जब एसिडिक होता है तब कलरलेस हो जाता है। फिर ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पे होता है एक और 4.5 पीएच के लिए जो हम इंडिकेटर यूज कर रहे होते हैं वो होता है, मैं इसका नाम ले रहा हूँ, एम से इसको डिनोट कर रखा है मैंने, पढ़ लेना जैसे तुम लोगों को सही लगे। यहाँ पे एसिड होता है तो कलर रेड हो जाता है, और एल्कली होता है तो येलो हो जाता है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है वैसे ही। चलो, तो ये दो चीजें याद रखना। एक तो ये आ सकता है प्री में, यहाँ जो मैंने बताया, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे M जो है हमारा, ये जो M है ये टोटल एल्कैलिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको याद रखना। और मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी दिया कि M रिप्रेजेंट्स टोटल एल्कैलिनिटी। अब जिस ट्रिक की मैं बात कर रहा था वो ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि वो ना तुम्हें P का वैल्यू देगा, P का और M का वैल्यू देगा। वो कहेगा कि तुम्हारा जो P यानी कि फिनोल्फिथलीन जो है, और जो तुम्हारा M मिथाइल ऑरेंज है, ये दोनों बराबर हो चुके हैं, इस तरीके से देगा वो, ठीक है, ये बराबर हो चुके हैं। या फिर जो तुम्हारे P की वैल्यू है वो M के हाफ है ना। या फिर कहेगा कि P जो है वो तुम्हारा एकदम 0 है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, वो फिर आगे कहता है कि ये वैल्यूज देने के बाद में कहेगा कि बताओ अब टोटल एल्कैलिनिटी कौन सी होगी। तो उस सिचुएशन में मैंने ना यहाँ पे एक तरीके से देखो एक स्केल जैसा बना लिया है, और इससे याद करना बहुत ईजी हो गया। तो मैंने पहले यहाँ पे P को लिखा, P का वैल्यू 0, फिर जैसे मैं बढ़ रहा हूँ तो P का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और वो M तक जा रहा है, ठीक है। तो जब मेरा P 0 होता है तब यहाँ पे सिर्फ एक ही होती है एल्कैलिनिटी, वो है HCO3 नेगेटिव, ठीक। यही एक एल्कैलिनिटी जो है हमारे पास में प्रेजेंट होती है। अब जब हम P का वैल्यू कहां तक कर देते हैं, आगे तक बढ़ा देते हैं, आगे तक कहां तक M/2 कर देते हैं, तब हमारे पास में सिर्फ CO3 2 नेगेटिव एल्कैलिनिटी प्रेजेंट होती है। अब उसी तरीके से जब हम P के वैल्यू को और बढ़ा देंगे, M तक कर देंगे, तब हमारे पास में OH नेगेटिव ही सिर्फ एल्कैलिनिटी प्रेजेंट होती है, और कोई प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये वैल्यूज हमें याद रखनी है, और हमें ये याद रखना है कि कौन सी वैल्यू पे कौन सा हमारा प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं HCO3 नेगेटिव की बात करूं तो इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट एल्कैलिनिटी, इसका नाम होता है बाइकार्बोनेट एल्कैलिनिटी। तो तुम लोग ये याद रखना, एग्जाम में हो सके कि नाम से पूछ ले। तो ये है बाइकार्बोनेट एल्कैलिनिटी, तो ये होता है HCO3 नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास में एक होता है यहाँ पे CO3 2 नेगेटिव, तो कार्बोरेट। इसको हम कहते हैं कार्बोनेट एल्कैलिनिटी। ये कार्बोनेट एल्कैलिनिटी हो गया, ठीक। ये होता है CO3 2 नेगेटिव। और एक हमारे पास हो जाता है यहाँ पे OH नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिक एल्कैलिनिटी। ये होता है कॉस्टिक एल्कैलिनिटी, और इस ये है OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। चलो, तो यहां तक हमने समझ लिया, और जो क्वेश्चन आता है ना वो इसके ऊपर आता है। ये जो चीज यहाँ पे मैंने बताई है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और तुम लोग अटेम्प्ट करके देखना, आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा, अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इसकी वजह से, ठीक। फिर हमारे पास में एक क्वेश्चन है जो गेट में आया था, लेकिन क्वेश्चन जो है रिलेवेंट है, जैसे तुम्हारे पास में अब गेट के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ESC के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने गेट का क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिया हुआ है। रिलेवेंट है एकदम तुम्हारे लिए, हायर लेवल नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से है, एक 200 ml का एक वाटर सैंपल है 200 ml उसका वॉल्यूम है। उसका जो शुरू में पीएच था वो था 10, ठीक है, शुरू में जो पीएच था वो कितना था, 10 था। अब यहाँ पे 30 ml 0.02 NH2SO4, ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, 30 ml 0.02 NH2SO4 रिक्वायर हुआ, ठीक। टाइट्रेट किया उसने सैंपल को पीएच 4.5 तक। इसका मतलब 30 ml जब मैंने मिलाया ना किसमें, 20 ml, ये 200 ml में, तब पीएच मेरा 10 से कितना हो गया, 4.5 हो गया। सपोज इस पीएच, सॉरी पीएच कह रहा हूं, अगर इस एसिड की वॉल्यूम में बढ़ा देता, सपोज करो कि 35 कर देता, तो मे बी ये पीएच 4.5 से सीधा 0 हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये वॉल्यूम मेरी 30 ml यूज हुई तो पीएच मेरा 4.5 हो गया। अब ये कह रहा है, ये पूछ रहा है कि टोटल एल्कैलिनिटी बताओ मिलीग्राम पर लीटर में इन टर्म्स ऑफ CaCO3 CaCO3। तो ये चीज हमें बता, तो टोटल एल्कैलिनिटी कितनी होगी यहाँ पे, मिलीग्राम पर लीटर, ये देखो मिलीग्राम पर लीटर में बताना है उसको। अब
ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार करवा भी चुका हूँ इस तरह का ही सेम सेम। तो तुम लोगों को ध्यान होगा कि जब भी हम 0.02 NH2SO4 यूज करेंगे तो उसका 1 ml क्या हो जाता है, 1 मिलीग्राम एल्केनिटी के बराबर होता है। तो ये जो है मैंने तुम लोग को बताया था लास्ट टाइम। तो 1 ml of 0.02 NH2SO4 equals to 1 मिलीग्राम ऑफ एल्केलिनिटी। ये चीज मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, ठीक। तो इसी का अब हमें यहाँ पे यूज करना है। तो 30 ml है, यानी कि 30 मिलीग्राम तो मुझे अभी तक जो है दिख रहा है, लेकिन 30 मिलीग्राम जो मुझे दिख रहा है वो किसके लिए दिख रहा है भैया, 200 ml के लिए दिख रहा है ना भैया। 30 ml यानी कि 30 मिलीग्राम एल्केलिनिटी हो चुकी है, बट किसके लिए हुई है भैया, वो तो 200 ml के लिए हुई है। तो मुझे क्या करना है, मिलीग्राम पर लीटर में निकालना है। तो यानी कि इस 200 ml से मुझे क्या करना है, 1 लीटर के लिए निकालो। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि 200 ml में कितनी एल्केलिनिटी, 30 मिलीग्राम एल्केलिनिटी थी। अब यहाँ पे 1 ml के लिए हो जाती है 30/200, और 1000 ml यानी कि कह सकते हैं कि 1 लीटर के लिए मेरे पास में हो जाएगी 30/200 इंटू 1000, ये हो जाता है यहाँ पे 1000। अब इसको तुम सॉल्व करो तो ये आ जाता है 150 मिलीग्राम पर लीटर। ये टोटल एल्केनिटी मेरे पास में आ गई है इन टर्म्स ऑफ CaCO3। ये मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, और बहुत क्वेश्चंस आएंगे इसी तरह के जो सेम ऐसे ही कैलकुलेट हमें करने होंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखेंगे।